सो वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन कवर किया था, वैदिक पीरियड कवर किया था, और वैदिक पीरियड को हमने देखा था कि दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, जैसे कि अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। तो अर्ली वैदिक पीरियड जो था वो 1500 बीसी से 1000 बीसी तक था, और जो लेटर वैदिक पीरियड था वो 1000 से 600 बीसी तक था। तो उसमें हमने देखा कि लेटर वैदिक पीरियड की कुछ ऐसी कंडीशंस बन गई थी, उत्पन्न हो चुकी थी, जिस वजह से सोसाइटी में कुछ टाइप से एक विद्रोह शुरू हो चुका था। तो उस विद्रोह ने बुद्धिज्म और जैनिज्म को जन्म दिया था। तो आज का जो हमारा इंटरेक्टिव सेशन है वो बेसिकली जैनिज्म और बुद्धिज्म के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि ये भी एक टाइप से बहुत ही मेजर टॉपिक है फॉर प्रीलिम्स। सो हम दोनों के बारे में बात करेंगे, स्पेशली जैसे जैनिज्म हमारा 563 में शुरू हुआ, नहीं सॉरी, जैनिज्म हमारा 539 में शुरू हुआ था एंड बुद्धिज्म हमारा 563 में शुरू हुआ था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जैनिज्म की बात करते हैं। तो जैनिज्म जैसे कि हमारा 539 में शुरू हुआ था, जो 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म थे महावीरा जी, वो हमारे बोर्न हुए थे वैशाली में। वैशाली के पास कुंडल ग्राम करके जगह थी। तो इनके जो फादर थे वो सिद्धार्थ जी थे और जो मदर थी त्रिशला थी। तो इनकी लेटर ऑन शादी हुई थी यशोदा से, और इन्होंने एक डॉटर को जन्म दिया। तो एट द एज ऑफ 30 इन्होंने अपना घर बार सब छोड़ दिया था, और आई थिंक 13 साल की इन्होंने फाइंडिंग के बाद एनलाइटनमेंट इनको मिली थी। तो जो जैनिज्म का ये बेसिक ओवरव्यू है, तो मेजर जैनिज्म में क्या रहता है कि जैनिज्म इन्होंने त्रिरत्ना दिए थे। त्रिरत्ना क्या होते हैं? राइट टू नॉलेज, राइट टू कंडक्ट एंड राइट टू फेथ। तो ये बेसिकली त्रिरत्नास हैं जो जैनिज्म में दिए गए हैं। और इसके अलावा जैनिज्म में बहुत ही एक, जिसको कहते हैं प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन बना था उस टाइम में, कि ये आपको कुछ भी गलत काम करने को नहीं कहता। जैसे नोट टू लाई, नोट टू स्टील, नोट टू हार्म एनिमल्स, इवन आज के डे में आप मतलब ये जान के आप लोग हैरान होंगे कि जैनिज्म एक ऐसा रिलीजन है जो आपको एग्रीकल्चर के लिए भी अलाउ नहीं करता। दे यूज टू से नो टू एग्रीकल्चर। इवन एग्रीकल्चर इस वजह से मना करते हैं कि एग्रीकल्चर में आप मदर अर्थ को नुकसान पहुंचाते हैं, और जो मदर अर्थ के साथ जुड़े हुए उस जगह पे बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो जैनिज्म एक इतना अच्छा, जिसको कहते हैं, रिलीजन फॉर्म हुआ था उस टाइम में। और इस रिलीजन का सबसे बड़ा जो मेजर ये था कि जब हमारा लेटर वैदिक पीरियड चला तो उसमें सोसाइटी 4 कैटेगरीज में डिवाइड होगी। तो जैसे कि सबसे जो ऊपर ऑर्थोडॉक्स है उनकी ज़्यादा पावर थी, जिस वजह से जो वैश्यास थे, जो थर्ड कैटेगरी, जो ट्रेडर्स थे बेसिकली, उनको उतना दर्जा नहीं मिल पाता था जितने के वो हकदार थे। तो वो एक वैश्या कैटेगरी के लोग जो थे वो सबसे ज़्यादा सपोर्टर थे जैनिज्म और बुद्धिज्म में। तो एक जैनिज्म का और बुद्धिज्म का बड़ा एमर्जेंस का ग्रोथ का एक बहुत बड़ा कारण वैश्यास क्लैन था। तो ये हमारी मेन जैनिज्म की बात हुई, और जो इसमें जैनिज्म में त्रिरत्ना हुए थे। अब जैनिज्म में एक बहुत अच्छा टर्म आता है संघ। संघ एक होती है जगह जहाँ पे आदमी और औरत, मैन और वुमेन, दोनों मतलब वहाँ पे एज अ जैसे क्लासेस होती हैं, एक उस टाइप से संघ रहता है। तो जैनिज्म जो हमारा स्प्रेड हुआ था वो वेस्ट इंडिया और कर्नाटका में हुआ था। और जैनिज्म का जो मेन स्प्रेड होने का कारण था वो संघ ही थे। जो संघ में जितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जो वहाँ से लर्निंग करते हैं, वो आगे कितना उसको सर्कुलेट करते हैं। तो ये हमारा वेस्ट इंडिया और कर्नाटका तक जाके मतलब फैला था। और एक मैं जैनिज्म में आपको एक और स्टोरी बताना चाहता हूँ कि अराउंड चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम एक बहुत ही भयानक फेमाइन आया था गंगा वैली में, नॉर्थ में, बहुत ही भयानक। जिस फेमाइन की वजह से हमारे जैनिज्म में 2 थे, एक स्थलबाहु और एक भद्रबाहु। तो ये 2 जो थे, जो भद्रबाहु थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर्नाटका में चले गए थे, साउथ में, जिसको कहते हैं श्रावण बेलागोला। और जो हमारे स्थूल बाहु थे वो नॉर्थ में ही रहे थे। तो इस वजह से जैनिज्म में 2 कैटेगरीज की डिवीजन हो जाती है, जिसको हम श्वेतांबर जैनिज्म और दिगंबर जैनिज्म कहते हैं। जो हमारे श्वेतांबर जैनिज्म थे वो थे जो साउथ में चले गए थे, भद्रबाहु अलोंग विद चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ जाके जो एक स्टारवेशन की प्रोसेस रहती है, उन्होंने वो अटेन की थी एंड देन उनकी डेथ हुई थी। और जो हमारे नॉर्थ में रह गए थे, जिनको हम दिगंबर जी कहते हैं, वो थे हमारे स्थल बाहु। तो ये जैनिज्म की बेसिकली एक टाइप से क्लासिफिकेशन है जो मेजर है जैनिज्म में सबसे बड़ा। जैनिज्म में आप सिर्फ एक त्रिरत्ना हो चुके हैं, एक जैनिज्म के प्रिंसिपल किए हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किया, नोट टू लाई, नोट टू स्टील, नोट टू हार्म एनीवन, प्रोटेक्ट एनिमल्स, नो टू एग्रीकल्चर।
तो ये हमारी एक जैनिज्म में हुई है चीज़। सो इसके बाद मैं जैनिज्म में आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमने बात कर ली है। तो जैनिज्म की बेसिकली 2 काउंसिल्स हुई थी जो स्थलबाहु ने ही की थी। जो फर्स्ट काउंसिल हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी और जो सेकंड काउंसिल हुई थी वो वल्लभी में हुई थी। तो ये जैनिज्म का एक मेजर टॉपिक है। जैनिज्म को एक इसमें जैसे मौर्य डायनेस्टी हुई थी तो मौर्य के फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य, देन बिंदुसार एंड देन अशोक। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनको नंदा डायनेस्टी को ओवरथ्रो करने के लिए चाणक्य ने ट्रेंड किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो हमारे जैनिज्म के फॉलोअर थे, वो जैन को फॉलो करते थे। एंड देन बिंदुसार एंड देन जब अशोक आए तो वो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। तो ये जैसे कि अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ तो दादा और पोता जो थे वो दोनों एक जैनिज्म को फॉलो करते थे, एक बुद्धिज्म को। तो ये उनके कंटेम्प्रेरी के अराउंड की बात है। इवन अशोक के टाइम तो आई थिंक जब गौतम बुद्धा की डेथ हो गई थी तो उसके 200 साल बाद अशोक द सम्राट हुए थे जिन्होंने बुद्धिज्म को प्रीच किया था। सो फिलहाल के लिए हमने जैनिज्म की बात की। आई होप आप सबको जैनिज्म के बारे में कुछ आइडिया लगा होगा जो कि मेरा इंटरेक्टिव सेशन का था। सो इसके बाद हम बुद्धिज्म के बारे में बात करना शुरू करते हैं। सो जैसे कि अभी हमने जैनिज्म की बात की तो अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो बुद्धिज्म का। तो बुद्धिज्म का ओरिजिन हमारे सिद्धार्थ जी ने किया था जिनको महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाता है। तो इनका बर्थ हुआ था 563 में, 563 बीसी में कुशी अपना लुम्बिनी गार्डन जो कि आज के डेट में नेपाल में है, कपिलावस्तु आई थिंक जगह का नाम है। सो इनके जो फादर थे वो थे सुधोधना साक्या क्लैन के, और जो इनकी मदर थी वो थी माया देवी। माया देवी जो इनकी बायोलॉजिकल मदर थे उनकी डेथ हो चुकी थी। तो इनकी प्रजापति गौतमी जो इनकी मासी थी उन्होंने इनको बड़ा किया, प्रजापति गौतमी ने। तो लेटर ऑन 16 ईयर्स की एज में इनकी शादी हो जाती है यशोधरा के साथ, और उस शादी के बाद उनका एक लड़का होता है जिसका नाम होता है राहुल। तो ये आफ्टर मैरिज 16 की एज में शादी होती है तो ये आफ्टर 29 ये अपना घर बार सब छोड़ देते हैं और एनलाइटनमेंट की तरफ चले जाते हैं। कि मतलब इतना दुख देखने के बाद, और जो भी आप सबने पढ़ा होगा और नाटक देखे होंगे बुद्धिज्म के, तो 29 की एज में अपना घर बार सब छोड़ देते हैं। तो ये 7 ईयर तक सर्च करते हैं, कई टीचर से मिलते हैं, कई गुरुओं के पास जाते हैं, पर इनको एनलाइटनमेंट कहीं नहीं होती। तो एट द एज ऑफ 35 और 36 ये एक बोधि ट्री के नीचे बैठे होते हैं। बोधि ट्री के नीचे बैठ के ये ध्यान लगा के बैठे होते हैं। अब इसमें क्या होता है, जब ये बोधि ट्री के नीचे कंटिन्यू बैठे होते हैं तो एक मारा नाम का राक्षस आता है। हाँ, वो मारा नाम का राक्षस आता है, वो इनको पूरी तरह से इनको लोभ लालच देता है ताकि अपना ध्यान खत्म कर दें और ये एनलाइटनमेंट की तरफ जो इनका पाथ जा रहा है वो बंद कर दें। तो वो हर चीज़ इनको देता है। आप पैसे की तरह इनको सोचता है कि इनका ध्यान कहीं ना कहीं से कम हो या इनकी जो ध्यान लगा वो टूटे। पैसे की तरफ नहीं होते तो कई गोपियां ले आते हैं इनके आगे जो इनके ध्यान में इनका ध्यान भटकाने की कोशिश करती हैं। हर वो चीज़ करता है जो एक नॉर्मल आदमी अपना ध्यान भटकाने की, जिन कारणों से अपना ध्यान भटका सकता है। पर वो ये इतना जैसे ही हावी हो होता है तो सडनली गौतम बुद्ध जो बैठे होते हैं वो अपना हाथ यूं जमीन पे लगाते हैं, मतलब जस्ट दे टच द अर्थ, और सडनली एक वेव टाइप अर्थक्वेक जाता है और वो मारा ऋषि और जितने भी उसके आगे इल्यूजन्स थे वो सभी के सभी खत्म हो जाते हैं। तो वो पॉइंट होता है जो गौतम बुद्धा को एनलाइटनमेंट आती है। तो वो हमारा जो बोधि ट्री है जिसको कहते हैं निर्वाण, वो उनको 35 और 36 की एज में मिलता है। तो जैसे उनको एनलाइटनमेंट होता है वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं ये, और नेक्स्ट उसके बाद वो ये प्रीचर्स की लाइफ ही जीते हैं। और कुशीनगर में आई थिंक उनका 80 एज में डेथ हो जाती है। और जब वो एनलाइटनमेंट उनको होती है तो वो फर्स्ट सेरेमोनी देते हैं सारनाथ में, भाई उनको क्या एनलाइटनमेंट हुई। तो ये मेन बुद्धिज्म का है कि कैसे वो बर्थ हुआ, क्या उनकी फैमिली लाइफ थी, पर्सनल लाइफ थी, एंड देन उनको एनलाइटनमेंट कैसे हुई। तो इसमें सबसे मेजर जो पॉइंट आता है वो आता है कि बुद्धिज्म क्या कहता है। बुद्धिज्म की सिर्फ 3 लाइनें रहती हैं। वैसे ये इनका एक मेजर जो रहता है वो 8 फोल्ड पाथ कहते हैं, 8 फोल्ड पाथ। वो मैं आपको जो इसका थ्योरेटिकल लेक्चर होगा उसमें आपको ये सारा बुद्धिज्म जैनिज्म डीप में समझाऊंगा। अभी जस्ट एक इंटरएक्टिव सेशन है, तो जैसे जैनिज्म में त्रिरत्ना थे ऐसे इसमें 8 फोल्ड पाथ हैं जो कि आपको प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आप नेट पे भी पढ़ सकते हैं या फिर 1-2 दिन वेट कीजिए, मैं उसका लेक्चर आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो बुद्धिज्म एक बेसिकली क्या कहते हैं कि वर्ड इज फुल ऑफ सफरिंग। जो ये वर्ड है, जो हमारी लाइफ है, ये सफरिंग से भरी पड़ी है। आपको हर जगह दुख ही दुख दिखेगा। फर्स्ट लाइन ये है। सेकेंड लाइन ये है कि जो जितनी भी सफरिंग है, ऑल द सफरिंग्स आर
बेस्ड ऑन अवर डिज़ायर। ये सभी की सभी जो सफरिंग है, जितना भी दुख है, जितना भी आदमी डिप्रेस्ड है आज की डेट में, जो दुख को डिप्रेशन की फॉर्म आ चुकी है आज की डेट में, वो सब उसके अंदर के डिज़ायर हैं जो फुलफिल नहीं हो पाते, या फिर जब वो डिज़ायर करता है तो वो डिज़ायर हो जाता है, पर सडनली जब वो अचीव होता है तो नया डिज़ायर शुरू हो जाता है। तो ये इनकी एक बहुत अच्छी और बहुत डीप मैसेज है कि वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सफरिंग, और जितनी भी ये सफरिंग है वो उसके पर्सनल डिज़ायर्स हैं जो कि कोई कंट्रोल नहीं कर पाता। तो जहाँ पे आपने डिज़ायर कंट्रोल कर लिया, वहाँ पे आपकी सफरिंग खत्म हो गई और वहाँ पे आपने हैप्पी लाइफ जीना शुरू कर दिया। ये बेसिकली बुद्धिज्म है। बुद्धिज्म और जैनिज्म में एक सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि बुद्धिज्म मोर सोशल थे रादर देन रिलीजियसली, यू कैन से प्रीचिंग, दे आर मोर सोशल। ये ज़्यादा सरमोन्स करते थे, काउंसिल लगती थी बुद्धिज्म की। तो बुद्धिज्म का ये एक बहुत मेजर वो है। और जैसे कि जैनिज्म में संघ थे, वैसे ही बुद्धिज्म में मोंक्स थे। जितने भी आपने, अगर आपने पढ़ा होगा, जैसे कि यूपीएससी हर कोई कर रहा है, तो जितने सांची स्तूप्स हैं ये सब मोंक्स के प्लेसेस थे जहाँ पे मोंक्स रहते थे। अभी अगर आप देखते हैं तो मोनेस्ट्रीज कई हैं, जैसे हिमाचल में कागा के पास एक हमारी की मोनेस्ट्री है, कई मोनेस्ट्री हैं, कागा में है, धर्मशाला मकलोडगंज में मोनेस्ट्रीज हैं। वो सारी मोंक्स के प्लेसेस हैं बुद्धिज्म के, जो अपना सब कुछ छोड़ देते हैं और वहाँ पे सिर्फ प्रीचिंग करते हैं, सिर्फ ध्यान लगाते हैं। तो ये एक बुद्धिज्म का बड़ा मेजर और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब अपना गौतम बुद्धा जी की डेथ हो चुकी थी, उसके 200 साल बाद अशोक हुआ था। मतलब गौतम बुद्ध जी तब वहाँ नहीं थे, पर अशोक जितना इम्प्रेस्ड हुआ था बुद्धिज्म से वो हम सब जानते हैं कि इन हिज एब्सेंस वो कितना इम्पैक्ट हुआ। जैसे कि कलिंग वॉर में आपको पढ़ाऊंगा आगे, जब कलिंग वॉर में ह्यूज मैसेकेयर हुआ, बहुत जाने गई, खून का कहते हैं कि जब आप पैर रखते थे तो आपकी हाफ लेग चिक्कड़ में दब जाती थी, इतना ब्लड ही ब्लड था आफ्टर कलिंग वॉर। तो जब ये अशोक देखता है तो दुखी होता है। तो उपगुप्त नाम का एक मोंक आता है उनके पास, जिस वजह से वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं एक बुद्धिस्ट मोंक में, यू कैन से। तो अशोक ही थे जो बुद्धिज्म को आप कह सकते हैं नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया या नॉर्थ सेंट्रल एशिया की तरफ जिन्होंने प्रीच किया। तो ये हमारा बेसिकली बुद्धिज्म का है। और बुद्धिज्म की 4 काउंसिल लगी हैं, वो आपको धीरे धीरे आप जैसे पढ़ेंगे आपको थोड़ा ध्यान आएगा कि फर्स्ट कहाँ लगी है, सेकंड हमारी वैशाली में लगी है, ऐसे फोर्थ, थर्ड आई एम नॉट, मतलब अभी मैं याद नहीं मुझे, और फोर्थ जो हमारी लगी है वो लगी है कश्मीर में कनिष्क के थ्रू। तो ये बुद्धिज्म की काउंसिल्स थी। तो ये हो गया बेसिकली बुद्धिज्म का। और एक बुद्धिज्म का डिक्लाइन का कारण मैं आपको इंटरेक्टिव सेक्शन में बताना चाहता हूँ। बुद्धिज्म डिक्लाइन क्यों हुआ था कि आफ्टर द डेथ ऑफ अशोक एंड बुद्धिज्म, तो ब्राह्मणिज्म जिसको कहते हैं, भगवतिज्म यू कैन से, ये थोड़ा ज़्यादा ग्रो करना शुरू हो गए थे और बुद्धिज्म डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। और जिस वजह से बुद्धिज्म में भी 2 ब्रांचेस थी, जो महायान और हीनयान। महायान ज़्यादा डोमिनेट होनी शुरू हो चुकी थी। महायान में क्या था, जो आइडल वर्शिप ज़्यादा शुरू हो चुकी थी, इस वजह से बुद्धिज्म का डिक्लाइन होना शुरू हो चुका था। महायान बुद्धिज्म चलने लग गया था जो कि आइडल वर्शिप थी। तो भगवतिज्म और महायान बुद्धिज्म कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड होके बुद्धिज्म डिक्लाइन हो गया। और तो दिस वाज वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। सो ये हमारा जो इंटरेक्टिव सेशन का मकसद था बुद्धिज्म और जैनिज्म डिस्कस करने का, वो आई थिंक मैं आप सबको बता चुका हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको इसके बारे में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं काम आएगा। और जल्दी मैं 1 या 2 दिन में आपके साथ इसकी एक थ्योरेटिकल वीडियो ज़रूर शेयर करूँगा, जो आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट रहेगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ इन दी एंड यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।